वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आपके रिवीजन पार्ट को हम कैरी ऑन कर रहे हैं और जो 3 पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपके एसएसटी का लास्ट पार्ट है जो हम रिवाइज करेंगे और इस रिवीजन के बाद हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आंसर बताएंगे, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको क्रिएट करने हैं, वो टोटली आपको एलॉबरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट जो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र या जिस बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ, उस बुक को शुरू करते हैं। उस बुक में आपके 4 चैप्टर जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म्स। टर्म्स यानी कुछ विशेष शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। ज्यादातर आपसे उनकी परिभाषाएं ही पूछी जाएगी। क्वेश्चन एक बढ़िया सा एक ही बनता है इसमें से कि जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, उसने जो टर्म माने हैं वो HDI या UNDP के टर्म से अलग कैसे है, बस वो एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट बनता है। बाकी इसमें से लगभग टर्म्स या डेफिनेशंस ही बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विकास या डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी इज द फ्रेमवर्क विद इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल आर स्टडीड। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक विकास क्या होता है ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे टर्म्स आपको जानने जरूरी हैं। आर्थिक विकास क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है दीर्घ अवस्था में बढ़ती है। यानी कि जब लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाती है तो उसको हम विकास कह सकते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद में लक्ष्य क्या होते हैं लोगों के? द प्राइमरी गोल ऑफ पीपल और ग्रुप इज, सबसे पहला गोल लोगों का क्या होता है? अधिक आय को प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा इनकम गेन करना। इसके अतिरिक्त और क्या लक्ष्य होते हैं? बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर, और ये सब भी लोगों के लक्ष्य होते हैं। अगर आपको बराबरी नहीं मिल रही, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो सिर्फ इनकम कोई एक गोल नहीं हो सकता। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, यानी कि आर्थिक विकास या आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन क्या होता है? देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का आपके लिए जो हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर ही पूछा जाएगा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है प्रति व्यक्ति आय? जब कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या को भाग दे दिया जाए तो वो क्या होती है? वो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम भी कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। ये भी पूछा जाता है कई बार कि प्रति व्यक्ति आय का जो है अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? औसत आय भी हो सकता है। इसका अन्य नाम औसत आय भी हो सकता है। औसत आय ये आपको लिखना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हेन टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इट विल बी कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, PCI का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देशों के बीच तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यही होता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। तो ये नहीं देखा जाएगा कि राष्ट्र की टोटल आय क्या है, ये देखा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, उसके अलावा क्या क्या चीजें नापते हैं? वो है सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, और ये सब का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज, बर्थ एंड डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी along with average income is measured to development among countries. Standard like expectancy, pollution, free environment, etc. are also used. तो ये सब भी काम में लिए जाते हैं।
प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। एवरेज इनकम फॉर ईच कंट्री इज कैलकुलेटेड इन द इंटरनेशनल करेंसी डॉलर। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि HDI क्या होता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड हु इश्यूड दिस इंडेक्स? UNDP। UNDP issues the HDI। और UNDP क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक सूचकांक या एक इंडेक्स जारी करता है, उसको HDI कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि कौन सा देश कितने जो है नंबर पर है, कौन सी रैंक पर है पूरी दुनिया में। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर में से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, खास करके सेक्टर से रिलेटेड, जो क्षेत्रक है हमारे अर्थव्यवस्था में उनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो आर्थिक गतिविधि किसको कहते हैं? ऐसे सारे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। ऑल द एक्टिविटीज बाय विच इनकम इज ऑब्टेन्ड फॉर लिविंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। द सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। वो सेक्टर, वो क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबंधित सारी ही प्राकृतिक प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में काउंट करते हैं, जिसमें माइनिंग भी आता है यानी खनन करना, जिसमें फिशरीज भी आता है यानी मछली पालन, जिसमें डेयरी भी आता है यानी पशुपालन, और उसके अलावा बाकी सारे खेती वाले काम तो हैं ही। तो ये सारे काम प्राइमरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी प्राप्त होता है उसे प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इन विच ऑल द थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड एंड मेक देम अ प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड बाय द एंड कंज्यूमर। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर इज नॉट अ प्रोड्यूसिंग सेक्टर एट ऑल। जैसा हमने देखा कि प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्रक, उससे भी उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्रक में भी उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्रक में कोई उत्पादन नहीं होता। लेकिन तृतीय क्षेत्रक अगर ना हो तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक वो क्षेत्रक है, टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जो ये सारे सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। वी कैन काउंट ट्रांसपोर्ट इन इट, वी कैन काउंट बैंक, एजुकेशन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। वी कैन काउंट ऑल दीज सर्विसेज इन दिस टर्शियरी सेक्टर। तो इसलिए ये तीनों ही सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राइमरी सेक्टर, उसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि कृषि और संबंधित क्षेत्रक। उसके अलावा दूसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्रक, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तीसरा है टर्शियरी या तृतीय क्षेत्रक, जिसको सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये इसके जो नेम्स हैं, एक्स्ट्रा नेम्स, वो भी आपको याद करके रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा क्षेत्र में सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है टर्शियरी सेक्टर में काउंट की जाती है। अब अलग अलग क्षेत्र, ये तो जो क्षेत्र थे वो किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर क्षेत्र कौन से होते हैं? पहला सार्वजनिक और दूसरा निजी क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर इन विच मोस्ट ऑफ द एरियाज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसकी सारी परिसंपत्तियों पर सरकार का हक होता है और सारी की सारी सेवाएं भी सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब सारी परिसंपत्तियों पर किसी एक निजी व्यक्ति या किसी एक संस्था का हक होता है, ओनली इंडिविजुअल और अ ट्रस्ट इज हैविंग ओनरशिप ऑन द ऑल द एसेट्स, तो उसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र या फिर प्राइवेट सेक्टर।
फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य उस वर्षीय क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द टोटल सम of the price of final goods and services in a particular year in a particular area is counted as GDP और gross domestic product। भारत में पिछले 40 वर्षों से सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, तृतीय क्षेत्रक या टर्शरी सेक्टर में। इस तीव्र वृद्धि के कारण क्या है, क्या वजह है कि टर्शरी सेक्टर में इतनी जो है इंक्रीमेंट हुई है। सबसे पहले सेवाओं का समुचित प्रबंधन होता है इसके अंदर, दूसरा परिवहन और भंडारण की अच्छी सुविधाएं हैं, तीसरा व्यापार का बहुत अधिक विकास होता है और चौथा शिक्षा की उपलब्धता जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर द रैपिड ग्रोथ लाइक proper management of in services, transportation, goods storage facilities, more development of trade and availability of education etc. नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। अल्प बेरोजगारी जिसको प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, वो क्या होती है कि यदि हम कुछ लोगों को इस क्षेत्र से हटा भी दें तो उससे उत्पादन में कोई खास जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन इफ वी रिमूव सम पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर देन देयर विल बी नो स्पेशल इफेक्ट इन द प्रोडक्शन। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगार, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसको क्या कहते हैं, उसको अनएम्प्लॉयमेंट या टोटल जो है बेरोजगारी कहा जाता है। कुशल श्रमिक क्या होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। फिर उसके अलावा क्षेत्रक जो है काम करने की दशाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्क, वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, इसमें वो उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन भी करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारे सेक्टर आते हैं जहां सरकार के द्वारा लागू श्रम कानून जो है वो मान्य होते हैं, जैसे स्कूल में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सब आते हैं छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, उनसे निर्मित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। ऑल द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट ऑफन फॉलोड इन दिस सेक्टर, इन विच सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब दोहरी गणना की समस्या क्या है, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है, ये कई बार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो दोहरी गणना की समस्या तब होती है जब हम किसी चीज को रॉ मटेरियल के तौर पर भी उसकी प्राइस काउंट कर लें और उसके बाद में फाइनल गुड्स बनने के समय भी उसकी प्राइस काउंट कर लें, तो वो डबल काउंट हो जाती है। तो इसलिए गणना जो है वो एक ही बार की जानी चाहिए और इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में भूमि कौन कौन आते हैं, असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी, ये सब आते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत लोगों को संरक्षण की बहुत आवश्यकता महसूस होती है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर हैविंग लैंडलेस फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टेनेंट्स फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा, industrial workers, construction workers employed in trade and transport in urban areas, they also need protection। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। The central government has made a law to implement the right to work in 200 districts of the India। अब ये है क्या, सक्षम और जरूरतमंद बेरोजगारों को और ग्रामीण लोगों को प्रत्येक साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार उन्हें क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता भी देगी। ये है काम का अधिकार। तीसरा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मुद्रा और साख, और इसी में से आपके बड़े वाला यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। मुद्रा और साख में से 4 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसमें से भी कुछ एक आपको परिभाषाएं याद करनी ही पड़ेगी।
मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का समाधान संभव हुआ। The invention of money made it possible to solve the biggest difficulty of barter system, which is double coincidence of need. ये barter system की सबसे बड़ी समस्या थी क्या कि मुझे जो चीज चाहिए वो आपको, मुझे जो चीज चाहिए वो आपके पास हो और आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास हो और इतनी मात्रा में हो कि हम उसको एक्सचेंज कर सके। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जा सकता है। When one person desires to sell something, another person also desires to acquire the same thing, i.e., without doing use of money. It is called a double coincidences of needs. So पूछा जा सकता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसको कहते हैं। कागजी मुद्रा या कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों को ही हम करेंसी कहा जाता है, पेपर करेंसी कहते हैं। सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को हम धात्विक मुद्रा या फिर मेटेलिक करेंसी कहते हैं। अब मुद्रा को विनिमय का माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? विनिमय प्रक्रिया के मध्यस्थता का कार्य जो है मुद्रा द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको विनिमय प्रक्रिया का माध्यम कहते हैं। ड्यू टू द एक्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस, मनी इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में तभी मान्य होती है जब उस देश की सरकार इसको इस कार्य के लिए प्राधिकृत करती है और कानूनी मान्यता प्रदान करती है। अब पूछा जा सकता है कि कोई मुद्रा कब जो है अपना लीगल रूप ग्रहण करती है, कब वो मान्य होती है? तो एक मुद्रा विनिमय के लिए तभी मान्य होगी जब उस देश की सरकार उसको इसके लिए प्राधिकृत कर देगी। Money is valid for a medium of exchange only when the government of that country authorize to it for the work and gives legal recognition. भारत में कौन देता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स टू वेरियस notes on the behalf of the central government. उधार देने या निवेश करने के ध्येय से जनता से मांगने पर चेक आदि के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जमाएं स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग किसको कहते हैं? बैंकिंग to accept national and international deposits for the purpose of lending or investment on demand of the public or by way of check or etc. मतलब किसी भी प्रकार से जब जनता की जो भी जमाएं होती है उनको रखा जाता है या फिर जनता को उधार दिया जाता है, उसको बैंकिंग कहा जाता है। बैंक, सहकारी समितियां आदि के ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। ये सब जो है फॉर्मल सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। अनौपचारिक ऋण में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदारों आदि से लिया गया ऋण कहलाता है। इनफॉर्मल लोन इंक्लूड लोन्स टेकन फ्रॉम मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। अब समर्थक ऋणाधार या सपोर्टिंग डेब्ट किसको कहते हैं? ये एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए कहता है। इसको हम कोलेटरल भी कह सकते हैं। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे किसी के पास जमीन है, वो जमीन के कागजात रख के और फिर अपने लिए लोन ले सकता है, तो वो कागजात क्या है उसके लिए? समर्थक ऋणाधार। हिंदी में उसको समर्थक ऋणाधार कहेंगे और इंग्लिश में उसको कोलेटरल कहते हैं। कृषि भूमि, इमारतें, गाड़ी, पशु, मकान, जेवर बैंकों में जमा मांग आदि की हितों की रक्षा के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब इनके आधार पर लोन लिया जा सकता है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्वयं सहायता समूह का एक सफल उदाहरण है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज ए सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश में शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। उचित शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध करवाए जाए तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी बड़ी गतिविधियों के जरिए विकास का चमत्कार कर सकते हैं। और ये किसने शो किया? ये बांग्लादेश ने शो किया। मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड नोबेल प्राइज विनर इन 2006, he proved that if loans are made available with reasonable terms, lakhs of small people can do a great miracle to development through their lakhs of small and big activities.
उसके बाद में चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी भी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम को किसी व्यक्ति के दूसरे खाते में वो पैसे जमा कर सकता है। मतलब एक चेक मैंने बना के दिया, उस पर मैंने अपना सिग्नेचर किया, उस पर मेरा बैंक का अकाउंट नंबर लिखा है, मैंने वो राशि भर दी और उसके बाद में उसके माध्यम से बैंक से वो व्यक्ति, वो जिसको मैंने चेक दिया है, वो अपना धन प्राप्त कर सकता है, उसको कहते हैं चेक। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर था। अब फोर्थ चैप्टर और लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स नहीं है आपके इकोनॉमिक्स में, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनके टर्म्स भी उतने ही इजी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण से। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही है कि वैश्वीकरण होता क्या है। व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ अपने देश की इकोनॉमी को कनेक्ट करने को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण करती है। एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, उसको कहते हैं एमएनसी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो किसी न किसी इन तीनों में से एक तो पूछा ही जाएगा, चाहे आपसे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाए, चाहे आपसे एमएनसी की डेफिनेशन पूछी जाए, या आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए। या तो ये ब्लैंक्स में आएंगे या फिर छोटे क्वेश्चंस में, एक में तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। विदेशी व्यापार के लाभ क्या होते हैं? विदेशी व्यापार ने एक बाजार से दूसरे बाजार में माल की यात्रा को सुगम बना दिया है। फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। और फिर ये खरीदारों को माल का विकल्प भी देता है, बहुत सारी चॉइसेस देता है। इट प्रोवाइड्स द चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स। उसके बाद में विभिन्न देशों के उत्पादकों को विभिन्न बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यहाँ करना क्या होता है? प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू compete इन डिफरेंट मार्केट्स। दो अलग अलग देशों के दो बाजारों में समान वस्तुओं की कीमतें लगभग बराबर हो जाती है। अब आप दूसरी कंट्री में चले जाओगे तो भी उस चीज की कीमत उतनी ही रहेगी। तो ये पूरे विश्व के लिए सही होगा और इसीलिए इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। Prices of similar goods in two markets or two different countries become almost equal। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो सेल्स का टॉपिक है वो आपको समझना है। सेल्स किसको कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहते हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं औद्योगिक क्षेत्र हैं। और सेल्स में बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होनी चाहिए। सेल्स में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 साल की अवधि के लिए करों से छूट दे दी जाती है, यानी उनको सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है और टैक्सेस में भी उनको बहुत अच्छी छूट दी जाती है। इस प्रकार सेल्स विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद करते हैं। Seizes or special economic zones are industrial zones being set up by the central and state governments in different parts of the country. Seizes are to have world-class facilities such as electricity, water, roads, transport, storage, recreation and educational facilities. Companies who set up production units in Seizes are exempted from taxes and for an initial period of 5 years. Seizes thus help to attract foreign companies to invest in India. फिर विदेशी व्यापार में बाधा के क्या कारण है? बैरियर्स क्यों होते हैं विदेशी व्यापार में? आजादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश में बाधाएं डाली थी। ये देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था। उस समय के जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको बचाने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट एन बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। 1950 और 1960 के दशक में ही उद्योग आ रहे थे और उस स्तर पर आयात से प्रतिस्पर्धा ने इन उद्योगों को विकसित होने की अनुमति नहीं दी होगी,
केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोल आदि के आयात की अनुमति थी। मतलब फॉरेन कंपनीज को ज्यादा अनुमति नहीं दी गई भारत में आने के लिए। खाली जो मेन्योर्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, मशीनरी थे और पेट्रोलियम, इन तीन चीज को ही बाहर से मंगाया जाता, बाकी इंडिया में खुद ही प्रोड्यूस किया जाता था। योजना के अनुसार देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले उद्योगों में विदेशी घुसपैठ से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना था। भारत विश्व बाजार में मुख्य उद्योगों के साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहता था और इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी प्रगति पर अतिरिक्त नजर रखनी पड़ी और राजकोषीय टैरिफ और अन्य माध्यमों को अधिक तेजी से बढ़ते उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ा। To protect the Indian economy from foreign infiltration in industrial affecting the economic growth to the country as planned, India wanted most faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade and give incentives to the more rapidly growing industrial through fiscal tariff and other means। फिर क्या किया गया? फिर 1919 यानी 1991 के आसपास भारत सरकार द्वारा नीतियों में कुछ बदलाव किए गए। पहले उनको अनुमति नहीं दी गई। 1991 के आसपास भारत सरकार द्वारा नीति में कुछ बदलाव किए गए क्योंकि ये निर्णय लिया गया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, वरना हम पिछड़ जाते, हम दुनिया की जो तकनीकी दौड़ चल रही थी उसमें हम पीछे रह जाते। इससे न केवल भारतीय उत्पादकों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी बल्कि उनकी क्वालिटी यानी उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। Around 1991, some changes were made in policy by the Indian government as it was decided that the time had come for the Indian producers to compete with foreign producers. This would not only help the Indian producers to improve their performance but also improve their क्वालिटी। और इसीलिए 1991 में कुछ सुधार किए गए। उन सुधारों को क्या कहा जाता है? यहाँ हमने कुछ और टर्म पढ़े थे। देखो, पहला टर्म जो हमने पढ़ा था वो था ग्लोबलाइजेशन। अब ये 1991 में जो किया गया ना वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। पहला टर्म जो हमने पढ़ा था वो तो ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण यानी अपने देश की नीतियों को उदार बना देना, थोड़ा लिबरल कर देना। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन अलग है, लेकिन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। उदारीकरण का अर्थ है विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकारें विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग करती है, जैसे आयात पर कर लगाया जाता है। लेकिन 1991 के आसपास भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। Liberalization means the removal of barriers and restrictions set by the government for foreign trade. Governments use trade barriers to increase or decrease. It means they regulate foreign trade to protect the domestic industries from foreign competition. For example, tax on imports. But around 1991, Government of India adopted the policy of liberalization. तो इस तरह से इस चैप्टर का भी, इस सेगमेंट का भी जो आपका रिवीजन है वो यहीं समाप्त होता है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत इजी है और बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो इस तरह हमने पूरे एसएसटी को रिवाइज कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। जो मोस्ट अवेटेड आपके वीडियोस हैं वो अब आने वाले हैं। अब आपके वो सारे क्वेश्चंस अपने आंसर्स के साथ आएंगे आपके सामने, जहां आप देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है और उनके आंसर आपको कैसे देने हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। प्लीज 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 अपनी स्टडी को इस तरह से करो कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सको एसएसटी में। तो जल्दी ही मिलेंगे उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।